करती हूँ। देखो 4 मिनट्स एक्स्ट्रा हो गए, रिकॉर्डिंग में भी वो 4 मिनट चले जाते हैं ना। तो हमने कल का क्या लिया था, पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। आप सबको ये समझ में आया वॉल्यूम कितना निकला, 5 लीटर कैसे आया, 70 ml कैसे आया? जिन्होंने कल लेक्चर सुना था उन सबको समझ में आया कि हार्ट कितना ml ब्लड प्यूरिफाई करता है? हाँ, सबको समझ में आया 70 ml कैसे प्यूरिफाई करता है। तो टोटल अपनी बॉडी में अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर ब्लड है, लेकिन वो हार्ट पूरा का पूरा 5 लीटर एट ए टाइम नहीं पंप आउट करेगा, वो 70 ml पंप आउट करेगा। लेकिन 70 ml पंप आउट करने के लिए वो कितना सेकंड लेता है? 0.8 सेकंड लेता है। वैसे ही पूरा 1 मिनट में वो कितना लीटर ब्लड फिल्टर करता है या पंप करता है? 5 लीटर ब्लड फिल्टर करता है। तो इस तरह से, सॉरी, फिल्टर नहीं, पंप आउट करता है, बाहर निकलता है। फिल्ट्रेशन का काम किडनी करती है। तो अभी कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ हार्ट, हार्ट कैसे काम करता है? हार्ट कैसे मालूम पड़ता है कि हमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होना है? हार्ट में कैसे वो मैकेनिज्म होता है जिससे उसका ब्रीथ रेट जो है, पंप रेट इंक्रीज या डिक्रीज होता है? तो हमने कल भी देखा था कि हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा है। ये हमने ये स्टैंडिंग लाइन निकाला, वो ऑरिकुलर और वेंट्रिकुलर हो गई, लैटरल। ये आई ऑरिकुलर और वेंट्रिकुलर ट्रांसवर्स। मेन 4 कंपोनेंट पे ध्यान देंगे। ये है ऑरिकल, ऑरिकल का ये ऊपर वाला सुपेरियर वेना केवा, नीचे वाला लेंगे इंफीरियर वेना केवा। फिर उसके बाद ये ऑरिकल है, सपोज इसके पाइपलाइन जो है, इसको एक को कहेंगे पल्मोनरी वेन। यहाँ से पीछे से भी वो 2 आ रहे हैं, मतलब टोटल 4 आ रहे हैं। तो ये ब्लड यहाँ से अंदर आ रहा है एक साइड से, यहाँ से मतलब कहाँ से आ रहा है? तो ये एनक्लोज इन लंग्स में है ना, हार्ट किस में एनक्लोज है? लंग्स में है। तो लंग्स से कलेक्ट करके यहाँ लेके आ रहा है। तो यहाँ से कहाँ से आ रहा है? यहाँ मतलब ऊपर का पार्ट है, सपोज ब्रेन है या तो शोल्डर है, वहां से लेके आ रहा है। और सपोज यहाँ पे अपना किडनी है, फिर उसके बाद स्टमक है, यहाँ से ब्लड आ रहा है। तो ब्लड आने जाने के लिए तो कुछ सिस्टम होती है ना। देखो जैसे वेल है, वेल मतलब समझ में आ रहा है ना, पाणी निकालणे वाला विहीर। विहिरीत खूप पाणी आहे, पण ते पाणी बाहेर खेचायला कोणीतरी मेकॅनिझम पाहिजे ना. त्या मेकॅनिझमची पाईपलाईन आता आपल्याला समजली. ही मेकॅनिझमची काय आहे सांगा पाहूया? पाईपलाईन आहे, की असं-असं पाईपलाईन केली आहे पूर्ण, आणि ही विहीर आहे आणि या विहिरीतलं पाणी कुठे पोहोचवायचंय? आपल्या पूर्ण शेतामध्ये. शेतामध्ये म्हणजे फार्ममध्ये न्यायचंय. ओके. तर ही विहीर आहे, पूर्ण हार्ट आहे, आपली वेल आहे असं समजा. आता या वेलमधून पाणी बाहेर काढलं जाणार आहे. बाहेर काढण्याचं पाईपलाईन असते ना, विहिरीमध्ये तुम्ही वेल सगळ्यांना माहिती आहे, वेल पाहिली आहे सगळ्यांनी? तर मी एक्झाम्पल देते. ॲक्चुअली आपल्याला असं एक्झाम्पल माहीत पाहिजे, की जे सगळ्यांना कळतं, सुटेबल असतं. तर विहिरीमध्ये आतमध्ये वेलमध्ये एक मोठी पाईप असते माहिती आहे आतमध्ये, आणि तिच्या वरती येस, इंजिन बसवलेलं असतं. तर तुम्ही ते बटन ऑन करेंगे, बराबर है? तो बटन ऑन करेंगे तो वो वेल में से पानी ड्रेन आउट करेगा, और ड्रेन आउट करके फिर कहाँ पे चला जाएगा? फार्म में जाएगा। तो पहले वेल का जो ये अंदर वाला पाइप है, जिसका नाम है एओर्टा, ये एओर्टा का पाइपलाइन फिर छोटे सब पाइप में, यहाँ पे बहुत सारे खेती है ऐसे समझो। यहाँ पे एक मेरा खेती है, फिर यहाँ पे सपोज अभिनव का है, सबका घर कैसा रहता है वैसा। फिर यहाँ पे गायत्री का है सपोज, फिर यहाँ पे शांभवी का है, फिर यहाँ पे और सबका। सबका हमारा मतलब क्या? किसी के किडनी वाला, किसी के स्टमक का, किसी के नीचे लेग वाला, फिर किसी के हिप गर्डल वाला, फिर किसी के और पीछे जाएंगे तो किडनी वाला। तो सब अपने-अपने घर पे पाइपलाइन जा रही है। लेकिन मेन तो वेल से निकालना पड़ेगा ना। तो इसको निकालने के लिए, वेल में पानी खींचने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? खींचने वाला जो रहता है, जिसे हम कहते हैं इंजन। लेकिन वो इंजन किसके ऊपर काम करता है? सपोज़ किसी के वेल पे इंजन बिठाया होगा। चलो, तो इंजन भी है, वेल भी है, पाइपलाइन भी बिठाया है, तो भी पानी खींचा नहीं जा रहा है। क्यों? अगर वेल पे इंजन बिठाया गया है, पाइपलाइन है, पूरे खेती तक पूरा हमारा पूरा खेती का प्लानिंग करके हो गया है, सब सीड लगा के हो गए, तो इतना सब है, लेकिन तो भी वो खेती बंजर है। क्यों है? कुछ आंसर तो करो। अगर आपको एग्जाम्पल मालूम है, तो क्यों नहीं काम कर रहा है? क्या है उसके पीछे, रीज़न क्या है? सब तो बिठाया है वेल पे, पाइपलाइन किया है, पूरा टनल डाला है। इंजन ऊपर बिठाया है, नीचे भी पाइपलाइन किया है, उससे पानी भी खींचने के लिए प्रोसीजर रखी है। तो क्यों नहीं आ रहा होगा? आपको एग्ज़ाम्पल समझ में आया ना?
टाइप कर रहे हो क्या आंसर या थिंकिंग कर रहे हो? जिसके घर में पाइपलाइन किया है किसी को तो मालूम होगा ना कि किस तरह से पानी आता है। क्या रीजन होगा कि खेती में पानी नहीं जा रहा है सब होने के बावजूद भी? क्वेश्चन के लिए एटलीस्ट क्वेश्चन सुना क्या वो रिप्लाई दे दो। अरे आई लव यू विल लिसन द क्वेश्चन। नो पंपिंग, लेकिन पाइपलाइन रखा है हमने, पंपिंग डाला है, वेल में भी पंपिंग डाला है। ड्यू टू नो प्रेशर। ओके ठीक है, प्रेशर भी मेंटेन किया है। कौन सा प्रेशर मेंटेन करना है यहाँ पे? कौन सा प्रेशर चाहिए हमें? कैसे प्रेशर मेंटेन होगा? पानी इंजन कैसे खींचता है? इंजन को पानी खींचने के लिए किसकी जरूरत है? मोटर की जरूरत है। ओके, मोटर भी है उस इंजन में। ओके, तो भी काम नहीं कर रहा है, क्यों? वाटर ही नहीं, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वाटर है उसमें। सब कुछ प्लान करके रखा है हमने, बिना वाटर का हम ये करेंगे। यस, शाबाश। हु हैव गिवन द आंसर? अनिश साठे। इलेक्ट्रिसिटी इज द मेन प्रॉब्लम, क्योंकि उसको ये सब कुछ करवाने के बावजूद भी वो मोटर ऑन करने के लिए, वो इंजन ऑन करने के लिए किसकी जरूरत है? इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। तो इतना सब पैसा डाला लेकिन वहां पर करंट ही नहीं होगा तो काम ही नहीं कर पाएगा। तो वैसे यहाँ पे है कि हमें ये सब मैकेनिज्म मालूम हो गया है। अभी हम देखेंगे इस हार्ट का करंट कहाँ है, ये हार्ट काम कैसे करता है। तो इसका पहला इंजन ढूंढते हैं, वो इंजन रहेगा तो होगा ना। करंट किसके ऊपर हमें लगाना है? इंजन के ऊपर। ये तो हमको समझ में आया, ये वेल है, ये सब है। अभी उसका पहले इंजन कहाँ है वो ढूंढते हैं। उस इंजन को ढूंढना मतलब वो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट को ढूंढना। समझ में है? वो हार्ट उसको ब्लड को कैसे कंडक्ट करती है। तो उसके कंडक्टिंग सिस्टम जो है उसमें यहाँ पे जो ऑरिकल है ना, यहाँ पे एसए नोड रहता है एक, उस नोड को कहते हैं एसए नोड। बस उसका सिग्नल, अब देखो जैसे मोटर है ना, मोटर में करंट आया और आपने बटन ऑन किया, तो बटन ऑन करते ही वो जो करंट है वो पाइप की तरफ जाता है, और फिर पाइप मतलब जो मोटर है उसका पाइप ऑन करके उस पानी को खींचता है। तो उस पानी को खींचने का, करंट पास ऑन करने का जो पार्ट है वो एवी नोड है। ऐसे नोड को कहते हैं पेस मेकर। मतलब अगर यही काम नहीं करेगा तो करंट जाएगा ही नहीं आगे। तो करंट फ्लो होने के लिए पहले ऐसे नोड की जरूरत है। ऐसे नोड अपना करंट एवी नोड को देता है। धीरे धीरे आपको ये टर्मिनोलॉजी आ जाएगी। पेस मेकर और दूसरे को कहते हैं पेस सेटर, मतलब वो पेस सेट करेगा। ओके, अब ये पेस सेटर किस में डालेगा? इतना ही मैडम, यहाँ तक तो पाइपलाइन है, लेकिन पूरे खेती में पाइपलाइन करना मतलब क्या? पूरे ब्लड को बाहर तक लेके जाना। तो नीचे वेंट्रिकल को भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होना रहता है। तो वेंट्रिकल को जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, तो वेंट्रिकल में भी पाइपलाइन जाती है। वो जो नर्व है, करंट है, वो वेंट्रिकल में भी जाता है। तो वेंट्रिकल में जिसकी वजह से जाता है उसका नाम है बंडल ऑफ हिस। ओके, और नीचे जिसके हार्ट के वॉल में जो जाएगा, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करेगा ना, वॉल कॉन्ट्रैक्शन करेगा इसका, तो उसके वॉल में जाएगा, उसका नाम है पुरकिंजे फाइबर। तो इस तरह से ये मेन कंपोनेंट है। पहला एसए नोड, फिर दूसरे को कहते हैं एवी नोड, पेस सेटर। तीसरा है बंडल ऑफ हीस जो राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल के दोनों की तरफ जाएगा। ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, और उसकी सब ब्रांचेस आएगी, उस ब्रांचेस को कहेंगे पुरकिंजेस फाइबर। तो ये 4 कंपोनेंट से हार्ट काम करता है। और इसका जो करंट है उस करंट को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स। वो सिग्नल्स एसए नोड रिसीव करता है और एसए नोड एक्टिवेट करता है, और वो सिग्नल फिर एवी नोड को भेजता है। तो देखो अभी मैं पढ़ाती हूँ। कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ हार्ट। हार्ट इज मायोजेनिक, मतलब वो अपने आप काम करता है। न्यूरोजेनिक रहेगा ना तो ब्रेन पे काम करेगा।
लेकिन मायोजेनिक का मीनिंग होता है स्पेशल उसी की टिश्यू से काम करता है, सो दैट इज कॉल्ड एज ए ऑटोरिदमिसिटी। तो इसलिए किसी का ब्रेन डेड हो जाए तो भी हार्ट डेड नहीं होता, वो पर्सन कोमा में चला जाता है, लेकिन धीरे धीरे वो पर्सन कोमा से बाहर भी आ सकता है। तो हार्ट इज मायोजेनिक, दैट इज ऑटोरिदमिसिटी बाय स्पेशल टिश्यू, दैट टिश्यू आर कॉल्ड एज अ कार्डियक टिश्यू। ये सबको लाइन क्लियर हुई? हार्ट मायोजेनिक, ये वन। आज कौन क्वेश्चन निकालेगा? आज संडे है ना, आज कृषिका आप निकालो, अगर कृषिका ज्वाइन है तो। हार्ट इज मायोजेनिक, अगर है तो रिप्लाई देना। हार्ट कैसा है? मायोजेनिक, इट वर्क्स ऑन ओन मसल्स, इसलिए उसे मायोजेनिक कहा। मायोजेनिक का मीनिंग क्या दिया? ऑटोरिदमिसिटी। वो क्या दिखाता है? ऑटोरिदमिसिटी। वो किससे ऑटोरिदमिसिटी करता है? कार्डियक टिश्यू से। नाउ कंडक्टिंग सिस्टम में क्या है उसके? कंडक्टिव टिश्यू कंसिस्ट ऑफ एसए नोड। उसके अंदर कौन से नोड है? एसए नोड। वो नहीं है शायद, मैं देखूं कौन है। ईश्वरी, तुला जमेल पेपर काढायला? ईश्वरी, ओके. कंडक्टिव्ह टिश्यू कन्सिस्ट ऑफ, ओके चालेल, आजचा तू काढ. तो कंडक्टिव्ह टिश्यू कंसिस्ट ऑफ काय आहे? एसए नोड, एवी नोड एंड बंडल ऑफ Purkinje's fiber. अब ये 4 कंपोनेंट हो गए. All these forms a system. That system is called as a conducting system of heart. आता एक एक पार्ट बद्दल समजून घेऊया. फर्स्ट पार्ट है एसए नोड. एसए नोडचा फुल फॉर्म, एस म्हणजे सायनो आणि ए म्हणजे ऑरिक्युलर, नाहीतर अट्रियल म्हटलं तरी चालेल. म्हणजे एसए नोड इज कॉल्ड एज ए साइनो ऑरिकुलर नोड. तो सपोज यहाँ पे डायग्राम है, देखो, नहीं बुक में नहीं दिया है, बंडल ऑफ फीस में, यहाँ पे टेक्स्ट बुक में. तो यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है रेड, ये दिस इज कॉल्ड एज ए साइनो आर्ट्रियल नोड, या उसे क्या नाम दिया? एवी नोड. देखो सुपेरियर वेना केवा के बराबर बेस पे आया, उसके बराबर सामने ये डॉट जैसे दिख रहा है, ये है एवी नोड. एवी नोड से देखो ये रेड लाइन नीचे आ रही है वेंट्रिकल में, ये दो में डिवाइड हो गई ना, ये 1 और ये 2. तो 1 और 2 मतलब राइट एंड लेफ्ट बंडल ऑफ ब्रांचेस. किसके बंडल ऑफ ब्रांचेस है? बंडल ऑफ हिस. किसके है? बंडल ऑफ हिस. और फिर उसकी सब ब्रांचेस अंदर अंदर वॉल में जा रही है, देखो रेड. तो उसकी सब ब्रांचेस को नाम दिया पुरकिंजेस फाइबर. फाइबर को नाम दिया है पुरकिंजेस फाइबर. तो हर एक के बारे में एक्सप्लेनेशन. तो पहले एसए नोड, इट इज प्रेजेंट इन द राइट एट्रियम. ये क्लियर हुआ सबको? राइट ऑरिकल में है ना ये, इसलिए राइट एट्रियम. किसके नीचे था? बेस ऑफ सुपेरियर वेना केवा. ये क्या काम करता है? हार्ट को फंक्शनिंग करने का, इसलिए उसे नाम दिया पेस मेकर. पेस मेकर ऑफ हार्ट. इट हैज अ पावर ऑफ जनरेटिंग अ न्यू वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. वहां से पावर आती है, वहां से करंट वहां से जनरेट होता है, अ वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड मेकिंग द पेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. और वहां से पहली वेव आती है. जैसे समुंदर में देखो, हमको लहरें किनारे पे दिखती है, लेकिन वो किनारे से नहीं आती है, वो समुंदर के बीच में से, सेंटर में से आती है, जहां पे एलिवेशन होगा, तो वहां से वो वेव्स आती है. तो वैसे पहली मेकिंग वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एसए नोड से आती है. अब वो एसए नोड अपनी वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन किसे पास करता है? लेफ्ट वेंट्रिकल एंड आल्सो टू एवी नोड. तो एसए नोड पासेस द कॉन्ट्रैक्शन टू लेफ्ट वेंट्रिकल. तो एसए नोड में ये जो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आया था, ये क्या है? राइट ऑरिकल है ना, तो राइट ऑरिकल से यहाँ पे जो दूसरा रहेगा कॉल्ड एज ए लेफ्ट ऑरिकल. यहाँ तो ये दोनों में वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आता है, दोनों एट अ टाइम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और इनका ब्लड कॉन्ट्रैक्ट होके अब नीचे वेंट्रिकल में वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जाना है ना, तो वो कॉन्ट्रैक्शन का वेव किधर चला जाता है? एसए नोड से एवी नोड में जाता है. एवी मतलब अट्रियो वेंट्रिकुलर. अट्रियो क्यों कहा? तो ऑरिकल में भी जाता है और वेंट्रिकल में भी आता है. उसकी है, इसलिए उसे सेटर. अब वो क्या काम करता है? पेस सेटर का, पेस सेटिंग का फॉर्म करेगा. अभी ना सबको म्यूट करो. तो बंडल ऑफ हिस फॉर्म्स द ब्रांचेस स्टार्ट फ्रॉम एवी नोड एंड पास थ्रू द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. अब वो जो बंडल ऑफ हिस जो है, जो राइट और लेफ्ट में से निकले हैं, वो पूरे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में से गए, इस सेप्टम में से पास हो गए. And these branches form a network in a ventricular wall
वो पूरे नेटवर्क को नाम देते हैं पुरकिंजेस फाइबर। तो क्लियर हुआ, पहला कौन सा नोड हुआ, क्वेश्चन पूछ रही हूं मैं आपको, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। पहले नोड को नाम दिया SA नोड, दूसरे को नाम क्या दिया AV नोड, तीसरा क्या आया राइट एंड लेफ्ट, बंडल ऑफ हीस का है, हीस साइंटिस्ट है, बंडल ऑफ हीस। और फिर पुरकिंजे भी साइंटिस्ट है जिसने उसको ढूंढा। सो दैट फाइबर्स आर पासिंग थ्रू द कार्डियक वॉल, सो दैट आर कॉल्ड एज अ पुरकिंजेज फाइबर। तो कभी कभी हमें क्वेश्चन आता है कि मैडम ये कहाँ से वर्ड बोलते हैं, मैडम बायोलॉजी एक्चुअली इसीलिए हार्ड जाता है, हमें समझ में तो आता है लेकिन वो ध्यान में नहीं रहता। तो इसलिए क्या करने का, कभी कभी नया वर्ड आता है उसको माइंड में 2 बार रिपीट करना और उसके पीछे कुछ लॉजिक लगा देना। जैसे अभी मैंने कहा कि पुरकिंजे नाम का साइंटिस्ट है, उसने ढूंढा, तो इसलिए आप भी याद रखेंगे पुरकिंजेस फाइबर क्यों है। अब ये जो राइट और लेफ्ट बंडल ऑफ हीस थी, उन्होंने नेटवर्क ऑफ क्या फॉर्म किया, पुरकिंजेस फाइबर। Now bundle of His and Purkinje's fibers spread the impulse in ventricle. तो ऑरिकल में वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन थे, वो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का इम्पल्स किस में चला आता है, वेंट्रिकल में। तो इस तरह से कंडक्टिंग सिस्टम हमको समझ में आई। अभी हार्ट क्या किसकी वजह से काम करता है वो समझ में आया, लेकिन हार्ट एक्चुअली काम कैसे करता है। तो कंडक्टिंग सिस्टम अपने बुक में दिया है, 3 मार्क या 4 मार्क के लिए आपको क्वेश्चन आ सकता है, 2, 3, 4, ये तो पैटर्न आपको सबको मालूम है। तो कंडक्टिंग सिस्टम में हम SA नोड के बारे में समझे, फिर SA नोड के बाद में AV नोड के बारे में समझा, फिर बंडल ऑफ हीस या तो टवारा ब्रांचेस, फिर उसके बाद नेक्स्ट वन क्या आया, पुरकिंजेस फाइबर, इनके बारे में समझा। अब हार्ट इसकी वजह से काम कैसे करता है, तो वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ हार्ट, हार्ट का वर्किंग कैसे चलता है। तो आपको कल मैंने इन शॉर्ट थोड़ा बताया ही था हार्ट का वर्किंग कैसे होता है। तो हार्ट का वर्किंग मतलब एक हार्ट बीट होना, एक हार्ट बीट अल्टरनेटली क्या दिखाता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को क्या कहेंगे, सिस्टोल, और रिलैक्सेशन को क्या कहेंगे, डायस्टोल। एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन को हम क्या कहते हैं, एक कार्डियक साइकिल, या तो उसे एक हार्ट बीट कहते हैं। एक हार्ट बीट कितना टाइम लेता है, 0.8 सेकेंड, और ऑन एन एवरेज वो कितना बीट करता है, 72 बीट्स करता है, पर क्या करता है, मिनट इन एडल्ट। तो वो किस तरह से करता है उसका एक्सप्लेनेशन आएगा। तो वो कैसा करेगा देखो, तो ये क्वेश्चन भी आपको 4 मार्क्स के लिए आ सकता है, वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन हार्ट, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। तो व्हेन अभी देखो ऑरिकुलर सिस्टोल, ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा। आप सब लोग ये डायग्राम और मेरा एक्सप्लेनेशन दोनों की तरफ ध्यान देना, ये जो ये डायग्राम है ना इसके ऊपर। When right atrium and left atrium completely filled with blood pressure, पूरा ब्लड यहाँ से यहाँ आ रहा है, राइट ऑरिकल से, मतलब सुपेरियर वेना केवा से और इंफीरियर वेना केवा से ब्लड यहाँ पे आया, ये पूरा ब्लड प्रेशर से भर गया। यहाँ पे किससे आया, पल्मोनरी वेन से, ये भी पूरा ब्लड से भर गया, आया समझ में। तो राइट अट्रियम एंड लेफ्ट अट्रियम कंप्लीटली फिल्ड विद ब्लड प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन द वॉल। अब क्या होता है, इतना ब्लड प्रेशर आ जाता है, ब्लड कहता है मैं पूरा भर गया, बैक कहती है मैं भर गई हूँ, मैं भर गई हूँ। तो यहाँ से जो ब्लड आ रहा है वो कहता है मुझे और ब्लड देना है, तो ब्लड यहाँ रिटर्न नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो यूस्टैचियन और यहाँ पे जो थिबैशियन वॉल थी वो क्लोज हो जाती है। अब ये बंद हो गई, ये भी बंद हो गई, यहाँ की पल्मोनरी वेन की ये भी वॉल बंद हो गई। अब ब्लड पूरा पैक हो गया यहाँ पे, अब ब्लड को रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है यहाँ पे, ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर पोर और यहाँ का ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर पोर। लेकिन यहाँ पे पोर मतलब दरवाजा, हमारा भी दरवाजा ही रहता है ना, अगर दरवाजा नहीं रहेगा तो वो खुला ही रहेगा, देखो कोई भी आ जा सकता है। तो जो ओपन स्पेस है उसको बंद करने के लिए हम डोर लगाते हैं। तो वैसे इसको लगाया हुआ डोर कौन सा था, बाइकस्पिड वॉल और ट्राइकस्पिड वॉल। तो ये सिग्नल किसके पास चला जाता है, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल के पास, कि अरे बाबा ऑरिकल पूरा भर गया है ब्लड से। ये सब होने के लिए 0.1 सेकेंड टाइम लेता है वो, आया समझ में, क्या करने के लिए, इसको खोलने के लिए ओनली। और 0.7 सेकेंड तक वो भरते ही रहता है, ऊपर से यहाँ से पूरा ब्लड आता है, इसका काम खत्म हो गया, 0.8 साइकिल कंप्लीट हुई ना, एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन। तो जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ओनली 0.1 सेकेंड के लिए, और रिलैक्स रहता है वो कितने सेकेंड के लिए, 0.7। समझ में आ रहा है आप सबको, जरा मुझे बताओ, चैट करो, 0.7 सेकेंड वो ब्लड को अंदर लेने के लिए लेगा, और 0.1 सेकेंड में ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, चपेट जाएगा। यस क्लियर। तो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 0.1 सेकेंड में पूरा का पूरा ब्लड नीचे आ जाएगा,
नीचे इस पोर में से आएगा। अब उस पोर में से आएगा तो उस जगह पे रिलैक्सेशन होना चाहिए, तभी तो वो आएगा ना। समझ में आ रहा है सबको? तो जब ये और ये साइमल्टेनियसली रिलैक्स होंगे, कौन रिलैक्स होंगे? अल्टरनेटली रिलैक्स, ऑरिकल भी और वेंट्रिकल भी, और पूरा का पूरा ब्लड ऊपर से नीचे आ जाएगा। अब देखो पहला पॉइंट, राइट ऑरिकुलर atrial systole. When right atrium and left atrium completely filled with blood pressure is exerted on the wall, in response to this, SA node, that is sinoauricular node, get excited. वो excite होता है and it generate the cardiac impulse on atrial wall. या atrial wall पे cardiac vessels पे impulse generate करता है, और कौन सी impulse generate करता है? Contraction की. So contraction मतलब systole होता है, वो कितने सेकेंड्स के लिए? 0.1 सेकेंड. सो ब्लड पंप्ड इन, ऑरिकल से ब्लड किस में आ गया? वेंट्रिकल. अब वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है, द इंपल्स फ्रॉम एसए नोड नाउ रिसीव्ड बाय एवी नोड. जो इंपल्स कॉन्ट्रैक्शन की वेव थी वो एसए नोड से कहां पे आई? एवी नोड में. सबको क्लियर हो रहा है? वेव इंपल्स कैसे जा रही है? एवी नोड से किस पे चली गई? बंडल ऑफ हीस, और बंडल ऑफ हीस से कहां गई? पुरकिंजेस. अब वो जो वेव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इसकी तरफ गई, पुरकिंजेस की तरफ, तो ये वेंट्रिकल चपेटना स्टार्ट होगा, क्योंकि वेंट्रिकल को मैसेज मिला है कि अभी मुझे कॉन्ट्रैक्ट होना है. तो जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, सो दैट इज कॉल्ड एज ए वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन. सो द वेंट्रिकल वॉल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कॉजिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टूल. वेंट्रिकुलर सिस्टूल मतलब उसे कहेंगे वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, उस जगह पे वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है. So the deoxygenated blood from the ventricle pump to the pulmonary trunk. अब देखो यहाँ पे जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये जो वॉल है ये उल्टा चला गया, ऊपर बंद हो गया. अब इसको सोर्स ही नहीं, यहाँ से नीचे पाइपलाइन नहीं है, तो ये बंद हो गया. तो ऑरिकल का ब्लड किस में चला नहीं जाएगा? वेंट्रिकल में. अब वेंट्रिकल का ब्लड सोचेगा मैं जाऊं कहाँ पे? तो इसका जो ओपनिंग है, इस वेंट्रिकल के ओपनिंग का नाम है पल्मोनरी आर्टरी. यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, और ये जो 3 फॉल दिख रहे हैं ये एओर्टा की है, तो एओर्टा की तरफ जाएगा. तो जो ब्लड वेंट्रिकल में था वो पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में चला गया. ये सबको क्लियर हुआ क्या? मुझे बताओ पहले. ये थोड़ा हार्ड टॉपिक है, इसमें थोड़ा 2-3 मार्क का, ये 3 मार्क का क्वेश्चन डालो. ईश्वरी, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट या मैकेनिज्म ऑफ हार्ट. क्लियर? ओके, शाबाश. मतलब आप सुन रहे हो. हाँ, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू. मुझे अच्छा लगा आप लोगों को समझ में आया आपने बोला. सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल पंप टू पल्मोनरी ट्रंक एंड एओर्टा. सबको पहले फिर से एक्सप्लेन करती हूँ. देखो सबका रिप्लाई नहीं आया ना, इसलिए. ये देखो, ये ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ ना, ये पहला कॉन्ट्रैक्शन, ये 0.1 सेकेंड. ये किसकी वजह से हुआ? एसए नोड की वजह से. ये कॉन्ट्रैक्ट होकर ब्लड यहाँ से वेंट्रिकल में उतरता है. यहाँ से वेंट्रिकल में होता है. अब ये वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है ना, इसको भी कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, तो उसकी वेव्स एवी नोड में आती है. यहाँ पे एवी नोड है समझो, ये बंडल ऑफ हीस है, और यहाँ पे पुरकिंजेस फाइबर है. तो वेव्स कैसे समुद्र के सेंटर में है, लेकिन किनारे में आने में टाइम लगता है, वैसे वो वेव्स किनारे तक आती है यहाँ पे. यहाँ से आके इस वेंट्रिकल को मैसेज देती है अभी तुझे कॉन्ट्रैक्ट होना है. तो इसमें तब तक वो ऊपर का ब्लड पूरा आया था ना, रिलैक्स था, तो ये बैग अभी भर गया है. अब ब्लड कहाँ जाएगा? ऊपर से आया है तो ऊपर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन ये वॉल बंद हो गई है, ये भी बंद हो गई है. तो इसका दूसरा ओपनिंग है, जिस ओपनिंग का नाम है पल्मोनरी आर्टरी. ये पल्मोनरी आर्टरी की तरफ इधर से जाएगा राइट वेंट्रिकल का, और लेफ्ट वेंट्रिकल का जाएगा एओर्टा से. अभी क्लियर हुआ? तो पहला ब्लड कहाँ से आया बताओ? ऑरिकल में आया. हाँ, ऑरिकल में कहाँ से आया? बॉडी से और लंग्स से. पहला बॉडी से किसने लिया? राइट ऑरिकल ने. राइट ऑरिकल ने कहाँ से लिया? बॉडी से. लेफ्ट ऑरिकल ने कहाँ से लिया? लंग्स से. तो पहला बाहर से अंदर आया, ये पहला पार्ट हो गया. फिर ऑरिकल से कहाँ गया? वेंट्रिकल में, ये दूसरा पार्ट हो. क्यों गया? क्योंकि ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हुआ. अब तीसरा कहाँ जा रहा है? वेंट्रिकल से फिर कहाँ की किसकी तरफ जा रहा है? बॉडी और लंग्स की तरफ. यहाँ का ब्लड किधर जा रहा है? लंग्स की तरफ.
ये जो यहाँ पे इम्प्योर है ना, डीऑक्सीनेटेड, और यहाँ का ब्लड कहाँ पे जा रहा है, टू द बॉडी की तरफ जा रहा है। अब क्लियर हुआ 3 टाइम ब्लड कैसे अंदर बाहर आ रहा है। एक बॉडी से हार्ट में ऑरिकल में गया, ऑरिकल से कहाँ गया, वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल से लंग्स में गया प्यूरिफाई करने के लिए। दूसरा कैसे हुआ, लंग्स से कहाँ आया, ऑरिकल में, ऑरिकल से ब्लड कहाँ आया, वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से कहाँ गया, बॉडी की तरफ। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ? दिस इज कॉल्ड एज ए कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। तो ये कंडक्टिंग सिस्टम इस तरह से होती है। यस, तो कंडक्टिंग सिस्टम shows a deoxygenated blood from ventricle is pumped to pulmonary trunk, मतलब aorta, and कहाँ चला गया, aorta. That time the aorioventricular aperture preventing blood flow in atria. तो उस टाइम जो वेंट्रिकल का ब्लड है वो ऑरिकल में नहीं जाता, वो वेंट्रिकल का ब्लड पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में जाता है। लास्ट 10 मिनट्स, ओके ठीक है। सो द नॉर्मल कंडीशन देखो, वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो होता है, वेंट्रिकल की बात कर रही हूँ अभी, मैंने ऑरिकल का ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया। वेंट्रिकल कितने टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है, 0.3 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है, और वेंट्रिकल कितने टाइम के लिए रिलैक्स होता है, 0.5 सेकेंड्स के लिए। तो बेसिकली ये है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का टाइम। और ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन का टाइम कितना कहा था मैंने, 0.1, और रिलैक्सेशन का टाइम कितना कहा था, 0.7। तो इसमें से देखो कॉमनली दोनों कितने टाइम के लिए रिलैक्स होते हैं, 0.4। ये आएगा आपको, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पर कॉमन नहीं समझा तो इतना तो समझो कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कितने टाइम के लिए होता है, 0.3। अल्टरनेट साइकिल चल रही है 0.8 में, ये साइकिल होती है कार्डियक साइकिल, या तो उसे कहते हैं कार्डियक आउटपुट, या तो उसे कहेंगे हार्ट बीट। तो यहाँ पे देखो, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी ट्रंक एंड सिस्टेमिक एओर्टा इन द वेंट्रिकल, एंड द साउंड इज क्रिएटेड दैट इज कॉल्ड एज ए लब डब। लब डब स्टेथोस्कोप अगर आपने सुना होगा, मतलब ये आपने कान में डाला होगा तो आपको भी खुद को सुनाई दिया होगा, ठक ठक ऐसे आवाज आता है ना, लब डब लब डब। सो फॉर अबाउट 0.4 सेकेंड, देखो ये आ भी गया वो पॉइंट, 0.8 सेकेंड बोथ अट्रिया एंड वेंट्रिकल आर डायस्टोल, दैट इज इन रिलैक्सेशन। तो ये मैं पॉइंट क्यों बताती रहती हूँ, मेरा देखो हर टीचर का एक अलग अलग नेचर रहता है, हर वस्तु का रहता है। अगर आपने समोसा खाया तो समोसा का टेस्ट आएगा, और पोटैटो वड़ा खाया तो पोटैटो वड़ा का टेस्ट आएगा। तो पोटैटो वड़ा को बोल नहीं सकती तू समोसा बन जा, समझ में आया क्या, उसका अलग से टेस्ट ही रहता है। तो हर टीचर का एक टेस्ट रहता है, हर टीचर की एक अलग पैशन रहती है, हर टीचर अपने एंगल से कोशिश करता है। तो मेरा क्या रहता है, हाँ शायद ये एमसीक्यू में आया तो ये पॉइंट छोड़ना नहीं चाहिए। तो इसलिए ये मुझे लगता है कि अलग से बोथ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन क्या होता है, सेम, मतलब जो टाइम पीरियड है वो एमसीक्यू के लिए आ सकता है, तो 0.4 सेकेंड आएगा। So when all the chambers of the heart are diastole, this condition is called as a joint diastole, और that is called as a complete diastole. तो complete relax होने का टाइम दोनों का मिलके जो है वो है 0.4 seconds। तो इस तरह से हमारा कंडक्टिंग सिस्टम हो गया। प्लीज रेफर द डायग्राम फॉर, मैंने हाँ ऊपर लिखा है कार्डियक साइकिल का। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड ड्यूरिंग द वेंट्रिकल सिस्टोल, दैट इज कॉल्ड एज ए स्ट्रोक वॉल्यूम, एंड इट इज अबाउट हाउ मेनी ml, 70 ml। देखो कितना, मतलब कब से मैं लेक्चर ले रही हूँ लेकिन मेरा सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट, अभी आज हमने क्या क्या लिया, पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट कल ही लिया था, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट अभी लिया, और क्या लिया बताओ, वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन हार्ट। इस पे 2-3 क्वेश्चन पूछती हूँ, और फिर देखो अब हमारे 2 मेन पार्ट हो गए। एक पहला हुआ ब्लड, ब्लड क्या है वो हमें समझ में आया, दूसरा हमें हार्ट भी समझा, और हार्ट का मैकेनिज्म भी समझा। लेकिन हार्ट अभी किसके पास ब्लड पहुंचाता है, आर्टरी और वेन के पास। मतलब हमें ब्लड की वैस्कुलर जो सिस्टम है, ब्लड जिससे वो कैरी होगा, जिस कैपिलरी से, जिस वेसल से कैरी होगा, मतलब क्या है ब्लड वेसल्स, उसके बारे में मालूम करना है। तो मुझे थोड़ा, हाँ ये देखो यहाँ पे चार्ट में भी अच्छे से दिया है, ऑरिकुलर सिस्टोल एंड ऑरिकुलर डायस्टोल। तो ऑरिकुलर सिस्टोल कितने सेकंड्स के लिए, 0.1 सेकेंड, और बाकी 0 पॉइंट कितने सेकेंड के लिए, 7। फिर यहाँ पे देखो वेंट्रिकुलर सिस्टोल, तो ये पूरा वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, कितने सेकंड्स के लिए दिया है देखो, 0.4 सेकेंड।
और फिर उसके बाद वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है। तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल फुल कितने सेकंड्स के लिए दिया है, दैट इज 0.4 और +1 ये जो टाइम आएगा, तो इसलिए 0.5 सेकंड्स के लिए होगा। तो नेक्स्ट साइकिल जब स्टार्ट होगी तो 0.1 वो उसमें चला जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे 0.9 आपको लग रहा है, लेकिन ये अल्टरनेट है। तो दोनों का मिलके जॉइंट डायस्टोल जो है वो जॉइंट डायस्टोल है 0.4 सेकंड्स का, कि दोनों एट अ टाइम रिलैक्स रहेंगे ताकि ऑरिकल का ब्लड वेंट्रिकल में आ जाए। क्वेश्चन पूछूं मैं, कोशिश करते देखते आपको जमता है क्या। व्हाट इज सिस्टोल, डिफाइन द सिस्टोल। सिस्टोल मीन्स व्हाट। कॉन्ट्रैक्शन। चलेगा चलेगा, तो इतना भी आंसर आया तो भी बहुत हो गया। ओके थैंक यू। अब मुझे बताओ, हु इज पेस मेकर, हु इज पेस मेकर। शाबाश, एस ए नोड। गुड गुड गायत्री, हाँ ऐसे थोड़ा शॉर्ट में लिखो, वो राइट स्पेलिंग का यहाँ इसका उसका मत देखो, हाँ बराबर है, वेरी गुड, शाबाश अभिनव। ये ऐसे नोड इज कॉल्ड एज ए पेस मेकर। गुड धनश्री। अब मुझे बताओ, कंडक्टिंग सिस्टम इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी पार्ट्स एंड व्हाट आर दैट। कंडक्टिंग सिस्टम इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी पार्ट्स एंड व्हाट आर दैट। जैसे ये बंडल ऑफ फीस पुरकिंजेस फाइबर, हाँ तो ऑटोमेटिकली वो कितने हो गए, टोटल 4 हो गए। और बाकी लोग भी चैट करो। स्पेल पे मत ध्यान दो, बस चैट करना है वहां पे ध्यान दो, आंसर लिखना है वहां पे ध्यान दो। 12 पर है गायत्री। 4 पार्ट्स। शांभवी गायत्री का आया, और सब लोग लिख रहे हो ना। ओके ईश्वरी। शाबाश। हम्म छान धनश्री। मला तर कधी कधी वाटतं हुशार मुलंच फक्त अभ्यासाला लेक्चरला येतात का ग मुलींनो, म्हणजे गर्ल्स मध्ये तरी असं वाटते, ज्यांना अभ्यास करायचे ते येतच नाहीत। बरं ठीक आहे, काय हरकत नाही। मला सांगा, व्हॉट इज द टाइम पिरियड ऑफ जॉइंट डायस्टोल ऑफ ऑरिकल एंड वेंट्रिकल। व्हाट इज द टाइम पीरियड रिक्वायर्ड फॉर जॉइंट डायस्टोल ऑफ ऑरिकल एंड वेंट्रिकल। शाबाश, गुड। शार्प आहात, मला पण टाइप करता नाही येणार इतकं लवकर। नम्रता गुड, धनश्री, ईश्वरी। आता एक लास्ट क्वेश्चन बघ, जमते का बघूया हा तुम्हाला। हाउ मेनी ml ऑफ ब्लड इज पंप्ड बाय हार्ट इन 3.2 seconds। How many amount of blood is pumped by heart in 3.2 seconds। इतना टाइम क्यों लग रहा है, जल्दी आना चाहिए था। मैथ्स कम करते हो तुम लोग पढ़ाई, या मेरा क्वेश्चन नहीं समझा। हाउ मेनी अमाउंट ऑफ ब्लड इज पंप्ड बाय हार्ट in 3.2 seconds। 224 0.8 इंटू 4 करना है आपको, सॉरी 70 ml इंटू 4 करना है, कितना आएगा।
अप्रोक्सीमेटली 70 to 72 ml। हाँ, क्यों हमने ऐसा किया? क्योंकि 0.8 सेकेंड में वो कितना कर रहा है? 70 ml कर रहा है या तो 72 ml कर रहा है, बराबर ना? तो 1 के लिए 0.8 के लिए उतना लग रहा है, तो 8 into 4 करेंगे तो 3.2 आता है। समझे आप? देखो ना, 0.8 into आपने कितना किया? 4 किया, तो 3.2 आया। तो वैसे ही 70 ml into 4 करेंगे तो उतना ब्लड रहेगा, तो अप्रोक्सीमेटली 280 ml। शंभीट, आपने 224 कैसे निकाला? कहाँ तक हुआ था? कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट मैकेनिज्म हो गया। अब थोड़ा ब्लड वेसल्स कंपैरिजन की, जैसे हमने ऑरिकल और वेंट्रिकल पढ़ा ना, वैसे ही एक साथ आर्टरी, वेन और ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, थर्ड कंपोनेंट अपना सर्कुलेटरी सिस्टम का चालू हुआ। पहला कौन सा कंप्लीट हुआ? ब्लड। और सेकेंड कंपोनेंट कौन सा हुआ बताओ? हार्ट। और फिर उसके बाद, अभी हार्ट के बाद नेक्स्ट कंपोनेंट जो आ रहा है वो क्या है? वो है ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स में क्या है? 3 मेन टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। उसमें एक है आर्टरी, सेकंड है वेन और थर्ड है कैपिलरीज। तो उसमें आर्टरी का क्या फंक्शन है, वेन का क्या है, अल्टरनेट लेते हैं। आर्टरी कैरी क्या करेगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन क्या कैरी करेगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक्सेप्ट, उसको एक एक्सेप्शनल केस है, पल्मोनरी आर्टरी कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और पल्मोनरी वेन कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये मेन डिफरेंस है। फिर उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस क्या आया? नेक्स्ट वन, द आर्टरीज आर मोस्टली थिन वॉल, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना है। और वेन कैसी है बताओ? थिक वॉल है, वेन ज्यादा से ज्यादा थिक रहती है। फिर उसके बाद दे आर सिचुएटेड डीप इन द बॉडी। आर्टरी, ये जो ऊपर दिखती है ना आपकी बॉडी में, सबके बॉडी में, वो है वेन है, लेकिन जो बॉडी के अंदर रहेगी, डीपली सिचुएटेड रहेगी, उसे कहा जाता है, दीज आर कॉल्ड एज ए आर्टरी। तो मोस्टली आर्टरीज कैसी है? आर्टरीज आर डीपली सिचुएटेड एंड वेन्स आर सुपरफिशियली सिचुएटेड। तो यहाँ पे मुझसे हाँ लिखा है सुपरफिशियली सिचुएटेड। फिर उसके बाद ल्यूमेन इन द आर्टरी। सुनो, आर्टरी मतलब ये है ना, ये ऐसे ब्लड वेसल से, लेकिन ये ब्लड वेसल का डायग्राम में किस तरह से दिखा रही हूँ? इस तरह से उसे कट किया। फॉर एग्जाम्पल ये पेंसिल माने क्या है बताओ? एक आर्टरी है, ऐसे समझेंगे। और पेंसिल के अंदर का जो लिड जो है वो ब्लड है, ऐसे समझेंगे। तो उसको ऊपर से देखेंगे तो लेडीज फिंगर कैसे कट करके हमको दिखता है, गोल गोल, तो वैसे वो गोल दिखेगा। तो उसके अंदर गोल जो है स्पेस है, दैट इज हॉलो स्पेस। वो जो स्पेस है वो छोटी है। तो ल्यूमेन इज स्मॉल, ल्यूमेन इज लार्ज। तो सपोज अगर मैंने आर्टरी को कट किया तो आर्टरी का डायग्राम सपोज इस तरह से है। तो इस आर्टरी का ये जो ल्यूमेन है, ये जो ल्यूमेन है साइज में स्मॉल है। साइज में स्मॉल मतलब इस तरह से ड्रॉ करना पड़ेगा। सपोज ये आर्टरी है और ये उसकी ल्यूमेन है, तो ये थिकनेस उसकी मोटापा ज्यादा बढ़ गया। मतलब फॉर एग्जांपल अगर किसी को पेंसिल है ना ऐसे मोटी रहेगी तो पकड़ने में किसी किसी को मजा आता है ना, कोई छोटे बच्चे रहते हैं उनको एंटरटेनमेंट एंगल में। लेकिन कितना भी मोटी पेंसिल हो, लीड उसका उतना ही रहता है जिसका जितना इतना है। वैसे इसमें क्या होता है, ये जो वेन है उसका ल्यूमेन, सपोज ये वेन है तो उसका ल्यूमेन लार्ज हो गया, तो इसका मतलब इसका ये थिकनेस ऑटोमेटिकली क्या हो गया बताओ? कम हो गया ना। समझ में आ रहा है? ये थिकनेस कम हो गया, तो इस तरह से है। सो नेक्स्ट वन, द ल्यूमेन इज स्मॉल और यहाँ पे ल्यूमेन इज क्या आया? लार्ज है। ट्यूनिका मीडिया, द मिडल लेयर इज थिक। तो ये जो थिक बन रहा है ये किसकी वजह से बन रहा है? ये ट्यूनिका मीडिया जो मिडल लेयर है, इसके 3 लेयर रहते हैं। आउटर मोस्ट ट्यूनिका एक्सटर्ना, इंटरनल ट्यूनिका इंटीमा इधर रहता है, और दोनों के बीच में जो आएगा दैट इज ट्यूनिका मीडिया। सो ट्यूनिका मीडिया दैट इज मिडल लेयर इज थिक, और यहाँ पे ट्यूनिका मीडिया मिडल लेयर इज थिन। देखो आप लोग सब लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायग्राम दिया है आर्टरी का, तो यहाँ पे ये ट्यूनिका एक्सटर्ना है, फिर ये ट्यूनिका मीडिया है और ट्यूनिका इंटरना है। तो इसके ल्यूमेन देखो कंपैरेटिवली लार्ज दिखा रहे हैं, लेकिन इससे लार्ज नहीं है वेन से। तो ट्यूनिका, इसकी ल्यूमेन स्मॉल है, इसकी ल्यूमेन लार्ज है। ल्यूमेन लार्ज होने की वजह से इसका जो वॉल है वो पतला हो गया। लेकिन पतला क्यों हुआ? क्योंकि ये जो मिडल वॉल है ना, मिडल लेयर है, वो थिन है। समझ में आया? और ये जो इंटरनल लेयर है विच इज लाइन बाय स्पेशल टिश्यू दैट इज कॉल्ड एज एंडोथेलियल टिश्यू। सो देखो नेक्स्ट वन, आज मैं इस लेसन को कंप्लीट करके ही रहूंगी, भले आगे जाए कितना भी चले जाऊंगी।
नाउ नेक्स्ट वन, द हिस्टोलॉजी ऑफ आर्टरी एंड वेन, अंदर का स्ट्रक्चर। तो ट्यूनिका एक्सटर्ना इज आउटर मोस्ट लेयर है, यहाँ पे भी ट्यूनिका एक्सटर्नल आउटर मोस्ट लेयर है। ये कैसा है? थिक है, टफ है, कवरिंग ऑफ कोलेजन फाइबर। तो ट्यूनिका एक्सटर्ना किससे बना हुआ रहता है, उसकी इंफॉर्मेशन दी है कि ट्यूनिका एक्सटर्ना फाइबर से बना है और उस फाइबर का नाम है कोलेजन। तो फाइबर है ना, वो फाइबरस है। ट्यूनिका मीडिया जो मिडल पार्ट है, दैट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर। तो ट्यूनिका मीडिया किससे बना है? स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर। सो द वॉल बिकम पल्सेटाइल बट द वेन दे आर थिन वॉल। बट वेन कैसे हो गई? थिन वॉल हो गई, क्योंकि उनका मिडल लेयर कैसा है बताओ? द मिडल लेयर इज नॉट थिक। समझ में आ रहा है ना? डायग्राम से भी आपको समझो, ये मिडल लेयर थिक नहीं है, मिडल लेयर थिन है। तो पल्सेटाइल मतलब वो जल्दी कॉम्प्रेस हो सकती है। तो यहाँ पे क्या होता है? ट्यूनिका इंटरना विच इज सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट कॉम्पैक्ट एंडोथेलियल सेल एंड दे आर सराउंडेड बाय ल्यूमेन। तो ये ल्यूमेन है और ये इंटरनल लेयर है ट्यूनिका इंटीमा का। तो हिस्टोलॉजी में 3 लेयर आते हैं, एक्सप्लेनेशन में भी देखो, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका एडवेंटिशिया, एक्सटर्ना को नाम दिया। फिर उसके बाद मिडल लेयर को कहा है ट्यूनिका मीडिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट इंटरनल लेयर को नाम दिया ट्यूनिका इंटरना और ट्यूनिका इंटीमा। ठीक है, अभी अपनी गलती है अभिनव, हमने सबको बताया नहीं। और फिर उसके बाद ये जो आर्टरी और फिर वेन है, फिर उसके बाद ये कैपिलरी आती है। तो कैपिलरी में क्या होता है? कैपिलरी में देखो एक्सटर्ना और इंटरना से भी इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? ल्यूमेन और एंडोथेलियल लेयर, इतना ही रहता है। इतनी थिन कैपिलरीज रहती है और वो कैपिलरी एकदम डायरेक्ट कनेक्ट टू कैपिलरी कहाँ पे रहेगी बताओ? सेल में, इतनी क्लोजर जाएगी। या आर्टरी की जो ब्रांचेस आएगी उसे कहेंगे आर्टेरियोल कैपिलरी, वेन की जो आएगी उसे कहेंगे वेन्यूल कैपिलरी। मतलब आर्टेरियोल और वेन्यूल इस तरह से। जैसे नेफ्रॉन, अगर आपने 11th स्टैंडर्ड अभी भी फिल्ट्रेशन, यूरिन फॉर्मेशन बोलते हैं हम लोग, तो यूरिन फॉर्मेशन में जो थिन पतले लेयर आए थे दैट इज कॉल्ड एज आर्टेरियोल एंड वेन्यूल। तो इस तरह से थर्ड कंपोनेंट आ रहा है दैट इज कैपिलरी। तो कैपिलरी क्या है? कैपिलरी इज द नेटवर्क ऑफ माइन्यूट ब्लड वेसल which are always thin wall and they having the single layer of flat squamous epithelium। वो single layer of क्या है? flat squamous epithelium। ईशा कनेक्ट हो गई है क्या? ईशा ही नहीं है, ओके ठीक है। ईशा कहाँ तक क्वेश्चन पेपर निकालेगी? शांभवी, इसके आगे का टॉपिक आप निकालना। हाँ, क्वेश्चन पेपर आप ज्वाइन हो ऐसे दिख रहा है हमको, अभी यहाँ तक ही वो निकालेगी, इसके आगे का आप ध्यान रखना। तो कैपिलरी which is a network of minute blood vessel which are thin wall and having a single layer of flat squamous epithelium। तो कैपिलरी का एक सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट स्क्वैमस इपिथेलियम है, एक सिंगल ही लेयर है, and which is used for exchange of material। The capillaries bear a small endothelial pore। बहुत छोटा पतला पोर है वो। कैपिलरी मतलब पाइपलाइन है समझो, लेकिन उस पाइपलाइन को कुछ ज्यादा कवरिंग नहीं है और एकदम थिन पोर रहता है। जैसे हमारे एक छोटी सी बाल रहेगी, देखो कोई बाल रहता है ना, तो बालों से भी छोटी कैपिलरी उसे कहेंगे कैपिलरी जैसे। और फिर वैसे ये तो वेन तो हमें बहुत बड़ी दिख रही है, समझ में आ रहा है? तो उस कैपिलरी को कितना छोटा पोर रहेगा और उस पोर में का मेलानिन गया तो पूरे बाल हमारे व्हाइट दिखना स्टार्ट करते हैं। तो इतने छोटे बाल के अंदर देखो, मुझे मिल एक मिनट, हाँ यस ठीक है। तो कैपिलरीज बियर दिख रहा है क्या यहाँ पे? यहाँ पे मुझे एक मिल रहा है, देखो आपको दिख रहा होगा, तो मुझे तो दिखाने भी नहीं आ रहा है। दिख रहा है? ऐसे कैपिलरी है। तो इस कैपिलरी में क्या है? अंदर जो दिख रहा है आपको ब्लैकिश ब्लैकिश, वो निकल जाने के बाद तो व्हाइटिश ही दिखेगा ना। तो ये कैपिलरी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसका लेयर ऊपर वाला जो रहेगा वो सिंगल ही है, एकदम सिंगल थिन लेयर है, which is used for exchange of material and that capillary bear a small endothelial pore और जिसके थ्रू ब्लड कैरी होता है, that can escape by the process, that process called as a diapedesis, squeezing कहते हैं हम लोग उसे। तो अब जब ये हार्ट से ब्लड पास आउट होता है, तो पास होते ही हार्ट के ऑरिकल से और वेंट्रिकल से पास होता है ना। तो ऑरिकल से और वेंट्रिकल से जब वो पास होता है, तो बाय पासिंग थ्रू ऑरिकल एंड वेंट्रिकल इट क्रिएट्स द साउंड। उस साउंड को हमने नाम क्या दिया था? लब डब साउंड। लेकिन ये जो लब डब साउंड ऑरिकल और वेंट्रिकल की वेव के फॉर्म में जाता है। तो यहाँ पे एक बार एक कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक बार रिलैक्सेशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा और इट क्रिएट्स द प्रेशर
दैट इज कॉल्ड एज ए पल्स प्रेशर। उस प्रेशर को नाम क्या देते हैं? पल्स। समझो मैं क्या बताना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल सपोज ये है, ये मेरे हाथ में जो कागज है, ये एक कैपिलरी है, ओके ये ब्लड की कैपिलरी है, ये आर्टरी है। अभी आर्टरी में हम क्या भेज रहे हैं? ब्लड को भेज रहे हैं। अब ये ब्लड मतलब ये मैंने जो पेंसिल वगैरह डाले हैं, अब मुझे ये निकल नहीं रहे, तो मैं क्या करूंगी? इसे ऐसे प्रेस करूंगी ना, ऐसे प्रेस करूंगी, रिलैक्स हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो देखो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से ये थोड़ा थोड़ा बाहर आया, मैंने इसको अंदर ढकेला था। कहाँ दिख रहा है? हाँ ये देखो, ये ऑटोमेटिकली थोड़ा थोड़ा बाहर आया। देखो और भी मैं दबाती जाती हूँ, ऑटोमेटिकली दिख रहा है आपको पेन बाहर आ रहा है, थोड़ा थोड़ा लग रहा है आपको बाहर आ रहा है वो। मैं उसके कुछ प्रेशराइज नहीं कर रही हूँ, मैं उसको पकड़ के रखी उल्टा टाइटली, लेकिन दबा रही हूँ ना। कौन सी प्रोसेस कर रही हूँ बताओ? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। तो वैसे ही उस कैपिलरी पे भी क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। तो जब वेंट्रिकल ब्लड जोर से बाहर खींचता है, जोर से बाहर डालता है, तो वो दैट इज कॉल्ड एज अ मैक्सिमम वेंट्रिकुलर क्या आता है बताओ? एक्सपल्शन, जो बाहर आएगा। तो जो बाहर आएगा वो 120 mm पर मर्क्यूरी जो बोलते हैं ना आप लोग, वो जो प्रेशर काउंट करते हैं वो 120 रहता है। और उसको फिर रिलैक्स होता है तो वो 80 होता है। तो इसको कहते हैं एक्चुअली ब्लड प्रेशर, इस कंसेप्ट को कहते हैं ब्लड प्रेशर। तो दोनों का जो डिफरेंस आया 120 80, दोनों का माइनस आया 40। तो इस 40 को कहा जाता है पल्स प्रेशर। तो देखो पल्स इट इज अ सीरीज ऑफ प्रेशर वेव दैट ट्रेवल थ्रू द आर्टरीज ड्यू टू, किससे ट्रेवल होती है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल, मतलब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन से। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन आर्टरीज एंड क्लोजर टू हार्ट एंड ग्रेजुअली आर्टरीज में बहुत रहता है, और जो आर्टरी हार्ट के क्लोज है, पास में है, धीरे 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 वो आर्टरी बॉडी के आगे जाती है ना, तो वेव्स का प्रेशर धीरे धीरे कम होता है। जो हार्ट आर्टरी अपने लेग की तरफ रहेगी उसका प्रेशर कम रहेगा, और कम है इसलिए अच्छा है, नहीं तो ब्लीडिंग ज्यादा होता था अपना। इट कैन बी फेल्ट इजिली इन सुपरफिशियल आर्टरीज लाइक अ रेडियल आर्टरी इन द व्रिस्ट। तो हमारे यहाँ पे अगर आपने हाथ रखा तो आपको यहाँ पे रेडियल आर्टरी मिलती है, तो उस आर्टरी से हमें आवाज सुनाई देता है, लब डब साउंड, तो उसे कहते हैं रेडियल आर्टरी इन द वेस्ट। एंड कैरोटिड आर्टरी इन द नेक, नेक में भी अगर हम पीछे की तरफ देख रखते ना हाथ, तो हमें वहां पे भी आवाज आता है, तो उससे हमें पल्स रेट मालूम पड़ता है। तो डॉक्टर भी हमारे यहाँ पे हाथ रख के काउंट करते हैं ना, इसे पल्स रेट कहते हैं। तो पल्स रेट इज इक्वल टू द हार्ट रेट, बेसिकली वो हार्ट रेट जितना ही रहता है। पल्स रेट इज हाइयर देन द नॉर्मल वेव। एंड ये क्वेश्चन में बोर्ड में आएगा एमसीक्यू के लिए। शांभवी साक्षी आप कोई तो हो वहां पे, तो थोड़ा याद रखना क्योंकि ईश्वरी नहीं है। तो दैट इज कॉल्ड एज ए टेकार्डिया एंड स्लोअर पल्स रेट दैट इज ब्रैडिकार्डिया। तो यहाँ पे याद रखना नॉर्मल ब्लड वेव, यहाँ पे दो क्वेश्चन आएंगे ही आपको, यहाँ पे मैं टेक्स्ट बुक में दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये पल्स है, पल्स के बारे में इंफॉर्मेशन आया, और ये दो स्पेसिफिक वर्ड, one that is called as a bradycardia, another one is called as a tachycardia. This is specifically for MCQ. ये बोर्ड में आ सकता है। अगर पल्स रेट मोर देन 100 बीट्स गई, एक्चुअली होनी कितनी चाहिए थी? 40 होनी चाहिए थी ना, मैंने अभी आपको 120 माइनस 80 दिखाया था, लेकिन वो 100 अबव चली गई तो ज्यादा हो गई, सो दैट इज कॉल्ड एज ए टैकार्डिया। और स्लो हो गई मतलब बिलो द 60 बीट्स पर मिनट, वो या तो 40 बीट्स पर मिनट गई, तो दैट इज नॉर्मली इट इज कॉल्ड एज ए ब्रैडीकार्डिया। बेसिकली अपने कितने होते हैं? 72 बीट्स पर मिनट, समझो। और 72 बीट्स के अबव चले गए, फास्टेस्ट हो गए, तो वो है 100 बीट्स आए। और बेसिकली 72 के नीचे कितना आया? 60 ऑन एन एवरेज। 60 के भी नीचे चले गए तो उसको नाम दिया है ब्रैडीकार्डिया। तो पल्स रेट इज इक्वल टू अपने हार्ट रेट रहते हैं। तो हार्ट रेट कितना रहता है? 72 बीट्स पर मिनट रहते हैं। इसके बाद वाला टॉपिक है ना, वो है हार्ट का अभी ब्लड में कहीं डिसऑर्डर आया, हार्ट में कहीं डिसऑर्डर आया, या तो कैपिलरी में कहीं डिसऑर्डर आया, तो हमें कुछ ना कुछ डिसीज आ जाएगा। तो पहले फर्स्ट समझते हैं ब्लड प्रेशर कैसे आता है, वो डिसऑर्डर कैसे आती है। तो ब्लड प्रेशर मैंने अभी आपको बताया, इट इज एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल, दैट इज कॉल्ड एज अ ब्लड प्रेशर।
अभी मैंने दिखाया था ना इसके अंदर डाल के कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड, लेकिन अब यहाँ उल्टा होता है। यहाँ पे कैसे उल्टा होता है, पहले मैंने बाहर से दिखाया था, अब क्या होगा, सपोज ये देखो, ये है मेरे हाथ में ब्लड कैपिलरी, अब मैं इसके अंदर ये ब्लड डाल रही हूँ, ब्लड मतलब ये पेन डाल रही हूँ, एक पेन डाला, फिर दूसरा पेन डाला, फिर तीसरा पेन, इसमें जगह नहीं है, चौथा पेन डाला, पांचवा पेन डाला, जगह नहीं, तो क्या होगा, ये कैपिलरी फट जाएगी, ये जो है ना कागज मेरा फट जाएगा। तो ये इसमें जितनी जगह नहीं है उससे ज्यादा ब्लड जा रहा है, और वो ब्लड इस वॉल पे प्रेशर दे रहा है, ये जो ऊपर का कवरिंग है इसके ऊपर प्रेशर दे रहा है, तो उस प्रेशर को कहा जाता है ब्लड प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड, वो जो वेसल है, वो जो आर्टरी है, वो जो वेन है, उसके अंदर जो ब्लड है, दैट ब्लड क्रिएट द प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल, किसके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है, ब्लड वेसल पे, दैट इज कॉल्ड एज ए ब्लड प्रेशर। इट इज मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड एज ए स्पिग्मोमैनोमीटर। तो डॉक्टर जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट, दिस इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज अ स्पिग्मोमैनोमीटर। तो डॉक्टर वो लगाएंगे और हमारा ब्लड प्रेशर काउंट करेंगे। सो द ब्लड प्रेशर इज बेसिकली कैसा है, देखो ये सिस्टोलिक प्रेशर और ये डायस्टोलिक प्रेशर है। सिस्टोलिक प्रेशर मतलब क्या, द मैक्सिमम ब्लड exerted pressure on the wall of artery, that is how many, 120, and minimum pressure exerted by blood on the wall of artery of healthy हाँ healthy person का, वो है 120 by 80। तो 120 by 80 सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर है, और दोनों का डिफरेंस जो है उसे कहते हैं पल्स प्रेशर, और वो पल्स प्रेशर नॉर्मली कितना है 40, 120 माइनस 80 किया ना तो उसे क्या कहा 40। डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल ब्लड प्रेशर वैल्यू इंडिकेट्स माल फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, अगर किसी का नॉर्मल ब्लड प्रेशर वॉल्यूम नहीं होगा तो वो इंडिकेट होता है हार्ट का माल फंक्शनिंग हो रहा है। इट मे ड्यू टू द हाई और लो ब्लड वॉल्यूम। सो आर्टेरियल क्यों होता है, ये नॉर्मल क्यों नहीं होता, तो उसके एक एक रीजन दिए हैं कि ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, आर्टरी की इलास्टिसिटी कम ज्यादा हो गई, आर्टरी हार्ड हो गई, हार्डनिंग हो गई, तो हार्डनिंग हो जाना तो उसे कहते हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। क्यों हो गई हार्डनिंग, कुछ प्रोसेशन हो गया ना, उसका इलास्टिसिटी कम हो गया। तो कोई रबर देखो आप बाल बांधने के लिए यूज करते हैं, डेली 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 खींचते जाते हैं उसे, तो एक बार इतना खींचते जाएंगे तो धीरे धीरे उसका इलास्टिसिटी कम होगा, वो खींचने का काम बंद करेगा, फिर आप उसको फेंक दोगे, तो उस कंडीशन को कहे जाएगा आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। और हमारे थ्रू आउट द लाइफ हम जो दाल खाते हैं, चपाती खाते हैं, फैट खाते हैं, कोलेस्ट्रॉल रिच ऑयल खाते हैं, ऑयली हमें पसंद है, पापड़ हमें पसंद है, नॉनवेज हमें पसंद है, सपोज बहुत ज्यादा पसंद है, तो उसमें से जो फैट है, निकला हुआ ऑयल जो है, वो आर्टरी के वॉल में जमा होता है, एंड दैट जमा होना इज कॉल्ड एज ए अथेरोस्क्लेरोसिस। तो ये संभवी दूसरा क्वेश्चन बनेगा एमसीक्यू के लिए, व्हाट इज आर्टेरियोस्क्लेरोसिस एंड अथेरोस्क्लेरोसिस। ईश्वरी को भी डालने दो, मैं ग्रुप पे डालती हूँ, अभी आप भी डालना, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं इसलिए। टैकार्डिया, ब्रैडिकार्डिया, ये दो तो बन ही रहे हैं। देखो आपको हिंट दे रही हूँ, सबके लिए जो इंटरेस्टेड है ना उनका बेनिफिट होगा ही, लेकिन आपका जो करते हो ना, जो रेगुलर लेक्चर अटेंड करते हो उनको बहुत बेनिफिट होगा। इट्स रियली, मैं आपको रियली फ्रॉम बॉटम ऑफ हार्ट रिक्वेस्ट करती हूँ, जो रेगुलर लेक्चर सुनते हैं ना वो फॉलो करो इस प्रोसीजर को, आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिलेंगे। या तो आपका इनबिल्ट देखो, आप किसी से बायो के लिए बात करोगे ना लोगों से, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल से आपको मालूम पड़ेगा आपका बायो का पढ़ाई अच्छा हुआ है करके। तो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस एंड अथेरोस्क्लेरोसिस, कभी कभी इसी प्रेशर का डिसऑर्डर किडनी पे चला जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ रीनल डिसीज। इमोशन इंडक्शन, हार्मोनल चेंजेस, तो कभी कभी हमारी बॉडी में हमको मूड डिसऑर्डर होता है। आपकी मम्मी के बारे में आप ऑब्जर्व करो, अभी आप 12th स्टैंडर्ड में आए तो आपकी मम्मी मोनोपॉज लेवल पे आई ही होगी, तो उसमें पीरियड में ना आपको लगता है अभी इसमें गुस्सा नहीं होना चाहिए था, अचानक से क्यों गुस्सा हो रही है, इसको मैंने कुछ भी बोला नहीं तो भी इतना इरिटेट हो रही है। तो इसका रीजन रहता है एक्चुअली हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है। कभी कभी ओबेसिटी रहती है, फैटनेस बढ़ता है ना, तो वो भी रीजन दिखाता है ब्लड प्रेशर के लिए। सो दीज आर कॉजेस ऑफ आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, क्या रीजन है कि जिससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। तो ब्लड प्रेशर दो टाइप के हैं, लो ब्लड प्रेशर दैट इज कॉल्ड एज अ हाइपोटेंशन, और अगर प्रेशर बढ़ गया तो उसे कहते हैं हाइपरटेंशन।
तो इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड एज ए हाइपरटेंशन एंड डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड एज ए हाइपोटेंशन। तो जो भी फैक्टर है उसे हम कैसे बाहर निकाले, क्यों होता है ये हाइपर और हाइपो? तो एक तो एज फैक्टर रहता है, दूसरा कार्डियक आउटपुट अपने बॉडी का इंक्रीज या डिक्रीज होता है, फिर उसके बाद पेरीफेरल रेजिस्टेंस आता है, उस वॉल पे रेजिस्टेंस आता है। ये सबका एक्चुअली मैं बताऊं, जितने भी स्टूडेंट सुन रहे हैं, ये सबका बेसिक रीजन क्या रहता है मैं बताऊं आपको, मेंटल प्रॉब्लम रहता है। आप माइंड में याद रखो, कोरोना बिरोना कुछ नहीं है, हमको एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना है, बस अच्छे से पढ़ाई करना है, एक दूसरे से बात करके हमें आगे जाना है। बस आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं अटैच होगा, आपको लगेगा ही नहीं हम लोनली है। मुझे कभी लगता ही नहीं मैं आपके साथ नहीं हूँ। जो भी ऐसे लगता है सारे 80 स्टूडेंट्स क्लास में बैठे हैं और मैं उनके साथ बात कर रही हूँ। अगर सब ज्वाइन होते ना तो रियली बहुत अच्छा स्टडी होता अपना। फिर उसके बाद ब्लड वॉल्यूम, फिर लेंथ एंड डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल। तो किसी की डायमीटर कम होती है, किसी की ज्यादा होती है, ये भी फैक्टर होता है ब्लड प्रेशर इंक्रीज होना या डिक्रीज होना। ब्लड कभी कभी गाढ़ा हो जाता है, कभी कभी होता है मतलब उसमें एंजाइम्स इंक्रीज हो गए, उसमें कार्बोहाइड्रेट इंक्रीज हो गए, उसमें फैट इंक्रीज हो गया, उसमें कुछ ओबेसिटी फैक्टर जो थे, इससे उसकी विस्कोसिटी कम ज्यादा हो गई, तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज हो गया। अब बुढ़ापा थोड़ा सा एज आता है तो फैक्टर बढ़ ही जाता है ना, एज के हिसाब से सबको बीपी का प्रॉब्लम आता ही है। सो नॉट टू वरी फॉर दैट, वो एज फैक्टर है, वो हार्ट बराबर बियर करता है। जेंडर रहता है, कोई लड़का कोई लड़की, तो लड़की ज्यादा सेंसिटिव रहेगी तो उसका बीपी कम ज्यादा होगा, लड़का ज्यादा एंगर मोड में जाता है तो उसका इंक्रीज डिक्रीज होता है। वेनस रिटर्न, कितना रिटर्न जा रहा है हार्ट की तरफ, हार्ट की तरफ जितना रिटर्न जा रहा है उस रिटर्न के हिसाब से वो इंक्रीज डिक्रीज होगा। कितना नींद ले रहे हैं, क्या स्लीप मोड है आपका, इमोशंस कैसी है, हेवी एक्सरसाइज है क्या, एंग्जाइटी वरी करते हैं क्या। सो दीज आर द वेरियस फैक्टर। तो ये आपको ये टॉपिक मुझे बहुत लगता है बोर्ड में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। व्हाट इज आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द ब्लड प्रेशर, यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनते हैं। और फिर उसके बाद डिसऑर्डर्स ऑफ आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, जैसे हमने यहाँ पे लिया है इनएलास्टिसिटी, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, अथेरोस्क्लेरोसिस, ये बहुत डीप एमसीक्यू के लिए। लेकिन जैसे जैसे हम एमसीक्यू का पढ़ाई करते हैं वैसे बड़ा टॉपिक भी अपना क्लियर होता है। तो बेसिकली उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दिया है, देखो आर्टेरियल ब्लड प्रेशर मैंने नोट्स में दिया है आपको, डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एबनॉर्मल ब्लड प्रेशर किसकी वजह से हुआ, फैक्टर्स अफेक्टिंग द ब्लड प्रेशर, ये भी रीजन हो गए। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट वन दैट इज हार्ट डिसऑर्डर। हार्ट में क्या क्या डिसऑर्डर आते हैं, तो ये आपको इंस्ट्रूमेंट भी मालूम है, स्पिग्मोमैनोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट है उससे काउंट किया जाता है। उसके बाद कोरोनरी आर्टरी डिसीज और एंजाइना पेक्टोरिस और एंजियोग्राफी। आई थिंक ये एंजियोग्राफी ये टॉपिक डिलीट किया है हाँ सिलेबस में से, एंजियोग्राफी इज डिलीटेड, हार्ट ट्रांसप्लांट इज रिलेटेड एंड साइलेंट हार्ट अटैक इज रिलेटेड। क्लियर है आप सबको? तो ये टॉपिक आप सबको नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट हमको क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। एक काम करती हूँ मैं पास करती हूँ, आपको भी ज्यादा ये नहीं करेंगे। तो कल है ना डायरेक्ट में कहाँ पे, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड प्रेशर, ये हो गया, इंस्ट्रूमेंट इतना ही याद रखना है, इतना ही टॉपिक रहेगा अपना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बस। और ये तो कल कॉलेज होगा हमारा, तो भी मैं भागते भागते आके ना कोशिश करूंगी 1 o'clock को अगर आप पहुंची तो 1 o'clock को, 1:15 को पहुंची तो 1:15 को, 2 के बाद में लेक्चर नहीं ले सकती, तो इसलिए जितना होगा उस टाइम लेंगे। और कल ये लेसन और ये लेसन देखो, कौन सा, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल इशू, कल ये 2 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। फिर परसों है ना ये 2 चैप्टर कोशिश करेंगे करेंगे एनी हाउ, या तो 1 तो कंप्लीट करते जाएंगे, तो विद इन 1 वीक ये चैप्टर हमारे कंप्लीट होने चाहिए। तो रेगुलर मैं कल फुल 1 वीक एक रेगुलर लेक्चर लेने वाली हूँ आप सबके। आपको कुछ प्रॉब्लम है किसी को? वह हाफ आवर मिला, 30 मिनट्स मिला, 25 मिनट्स मिला, चलेगा ना? ऑलरेडी कितने हैं अभी?